हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी की पिछली कक्षा में हम दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों के विषय में चर्चा कर चुके हैं। आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भारत की जलवायु के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम क्या किन किन विषयों पर चर्चा करेंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मौसम क्या है, ऋतुएं क्या है, भारत की जलवायु क्या है। साथ ही साथ दोस्तों हम ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु के विषय में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ नार्वेस्टर और लू क्या होता है जानेंगे। साथ में हम देख लेते हैं उठता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून क्या होता है। पश्चिमी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों, जिसमें हम पूर्वी घाट उठते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त नहीं करता, इसका क्या कारण है ये जानेंगे। साथ ही साथ दोस्तों जेट स्ट्रीम या जेट धारा क्या होती है और अल नीनो की कंडीशन क्या होती है, इन विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों भारत की जलवायु के विषय में जानेंगे। भारत की जलवायु को जानने से पहले हमें मौसम और ऋतु क्या होती है ये जानना भी बहुत आवश्यक है। सबसे पहले मौसम की बात की जाए तो वायुमंडल में होने वाला क्षणिक परिवर्तन मौसम कहलाता है। वहीं बात करें ऋतु की तो मौसम में ही होने वाला चक्रीय परिवर्तन ऋतु कहलाता है। दोस्तों मुख्य रूप से ग्रीष्म, शीत और वर्षा ऋतु हम 4-4 महीने की कंसिडर करते हैं इंडिया में। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और इसके बाद शीत ऋतु। दोस्तों मौसम में होने वाले चक्रीय परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऋतु कहते हैं। और जब बात करते हैं मौसम और ऋतु के 30 से 32 साल के एवरेज की तो यही कहलाता है जलवायु। दोस्तों भारत की जलवायु की बात की जाए तो ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी होती है। ऐसा क्यों हो? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्यों कहा जाता है भारत की जलवायु को? तो उसे जानने से पहले हम देखते हैं ग्लोब पर भारत की स्थिति। साथ ही साथ ग्लोब पर खींची गई अक्षांश रेखाओं के विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जो आड़ी रेखाएं ग्लोब पर खींची गई इन्हें अक्षांश रेखा कहा जाता है। इसमें से 0 डिग्री अक्षांश को 0 डिग्री जो आड़ी रेखा है वो अक्षांश रेखा कहलाती है। 0 डिग्री अक्षांश को हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ पर खींची गई अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री साउथ पर खींची गई अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? मकर रेखा। दोस्तों ये सारी की सारी काल्पनिक रेखाएं होती है और इसी 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच का जो क्षेत्र है ये कहलाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और इसी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भारत का जो दक्षिण भारतीय क्षेत्र है ये इसी में आने के कारण हमारे देश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। दोस्तों यहाँ पर एक और बात बता दूं आपको कि ये जो क्षेत्र है हमारा 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ, कहाँ से कहाँ तक? 23.5 से 66.5 वाला जो क्षेत्र है ये शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। और इसके बाद का जो क्षेत्र होता है 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है ये शीत कटिबंध कहलाता है दोस्तों। तो शीत हो गया, ये हो गया शीत। इसके बाद भी ये शीतोष्ण हो जाएगा, शीतोष्ण हो गया ये वाला। और इसके बाद का ये जो हो गया बीच वाला जो हो गया उष्ण कटिबंध। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे भारत की। ट्री एंड डायग्राम बना देता हूँ दोस्तों। ये रहा सिक्किम, सिक्किम से अरुणाचल की ओर जाते हुए बांग्लादेश के पास से होते हुए दक्षिण भारत, दक्षिण भारत के बाद में हम चले गए गुजरात। सॉरी दोस्तों फिर से बना लेते हैं हम। ये रहा हमारा भारत, उत्तराखंड, सिक्किम के बाद ये हमारा दक्षिण भारत, दक्षिण भारत के बाद ये गुजरात वाला क्षेत्र। और ये ट्री एंड डायग्राम है दोस्तों, डोंट माइंड। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कर्क रेखा की। ये लगभग यहाँ से गई। इसके ऊपर का जो क्षेत्र है ये दक्षिण भारत कहलाता है, इसके नीचे का क्षेत्र उत्तर भारत कहलाता है और इसके नीचे का क्षेत्र कहलाता है दक्षिण भारत। तो दोस्तों ये जो उत्तर भारत क्षेत्र है इस यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम कहते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला। और इसके ऊपर से आने वाली ठंडी हवाएं ये हिमालय पर्वत श्रृंखला रोक लेता है। ये वाला क्षेत्र शीतोष्ण में आता था और ये वाला आता है उष्ण में। अब दोस्तों शीतोष्ण में आने वाले के बावजूद भी ये यहाँ की जो जलवायु है उष्ण कटिबंधीय कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि ये जो हिमालयी क्षेत्र है ये ऊपर से आने वाली ठंडी हवाओं को इधर ही रोक देता है, उत्तर की ओर ही रोक देता है।
और ये हमारे उत्तर भारत में प्रवेश नहीं करने देता। तो ये जो उत्तर भारत का क्षेत्र आ तो रहा था शीतोष्ण में, लेकिन किसकी भांति व्यवहार करता है, ये उष्ण कटिबंध की भांति व्यवहार करता है। अब दोस्तों बात हो रही है उष्ण कटिबंध की, तो जो सूर्य की स्थिति है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सूर्य की जो किरणें हैं ये लगभग लंबवत या सीधी पड़ती है। और इसके बाद जो शीतोष्ण कटिबंध है यहाँ पर टेढ़ी पड़ती है, और इसके बाद ये जो शीत कटिबंध आता है यहाँ तिरछी निकल जाती है, पैरेलल निकल जाती है। पैरेलल निकलने के कारण शीत कटिबंध पर इसके आपतित ना होने के कारण यहाँ पर वर्ष भर बर्फ जमी रहती। दोस्तों ये जो सीधी किरणें, सूर्य की सीधी किरणें हैं जो कि कहाँ पर पड़ रही है, उष्ण कटिबंध पर। उष्ण कटिबंध मैंने बताया 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच का क्षेत्र। इस क्षेत्र पर ये जो किरणें, इन किरणों का सीधे पड़ने के कारण यहाँ का जो तापमान होता है बहुत उच्च होता है, और तापमान उच्च होता है, और ये जो हमारा दक्षिण भारत वाला क्षेत्र है ये इसी क्षेत्र में पड़ता है। तो उच्च तापमान होने के कारण यही उच्च तापमान हमारे देश में वर्षाकाल आने में सहायक होता है। इसे हम आगे देखेंगे। दोस्तों बात हो रही है मानसून की, तो मानसून के बारे में बात बता दूं मैं आपको कि ये अरबी भाषा के मौसम शब्द से मिलकर बना होता है मानसून, और ये रेलवे के एनटीपीसी फेज 1 में पूछा जा चुका है, सीबीटी 1 में। दोस्तों मौसम शब्द से मिलकर बना होता है, और मौसम का अर्थ होता है ऋतु। और ये जो मानसून होता है दोस्तों, ये क्या होता है, ये पवनें होती है, और ये पवनें जो होती है यही ऋतुओं के अनुसार दिशा बदलती रहती है। जैसे जैसे ऋतु परिवर्तन होगा मानसून की दिशा भी परिवर्तित होती है। दोस्तों हेनले नामक एक वैज्ञानिक है, इन्होंने तापीय सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पर प्रेशर कम होता है, और जहाँ टेम्परेचर कम होता है वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? मान लीजिए ये एक स्थान है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत उच्च है, और वहीं दूसरे स्थान पर टेम्परेचर थोड़ा कम है। अब टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उपस्थित मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे, और दूर जाएंगे तो यहाँ का प्रेशर कम होगा। वहीं बात की जाए टेम्परेचर, इसके कंपैरिजन में यहाँ पर टेम्परेचर कम है, और टेम्परेचर कम होने के कारण यहाँ के मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आएंगे और ये टकराएंगे। साथ ही साथ प्रेशर यहाँ का क्या होगा, उच्च होगा। तो प्रेशर बहुत ही उच्च होता है इस क्षेत्र का। दोस्तों बात की जाए शीत ऋतु में इंडिया की, और हाँ दोस्तों इन्होंने हेली ने एक और बात बताई। हेली ने बताया कि जहाँ जलवाष्प उपस्थित होगी वहाँ पर ही वर्षा होगी, क्योंकि बिना जलवाष्प के जो पवनें हैं संघनित होकर वर्षा नहीं करा सकती, इसलिए जलवाष्प का उपस्थित होना बहुत ही आवश्यक है। और जहाँ जलवाष्प होगी वहाँ वर्षा होगी, और जहाँ जलवाष्प नहीं होगी वहाँ पर वर्षा नहीं होगी दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले शीत ऋतु की बात की जाए तो शीत ऋतु में जो भारत में पवनें हैं उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर चलती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों हम देख सकते हैं उत्तर भारत में जो शीत ऋतु में टेम्परेचर होता है 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वहीं बात की जाए दक्षिण भारत की तो एवरेज टेम्परेचर जो होता है 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब यहाँ लो टेम्परेचर है इसलिए प्रेशर हाई है, और यहाँ हाई टेम्परेचर है प्रेशर लो है। तो दोस्तों हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनें प्रवाहित होने लगेगी, अर्थात नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की ओर प्रवाहित होने लगेगी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो शीत ऋतु में उत्तर भारत में टेम्परेचर लो था, टेम्परेचर लो होने के कारण जलवाष्प की मात्रा क्या होगी, वाटर वेपर की मात्रा कम होगी। वाटर वेपर कम होगी तो क्या होगी, वर्षा बिल्कुल नहीं होगी। और यहाँ पर जितनी भी वर्षा है ये किसके कारण होती है, आगे हम देखेंगे, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। अर्थात यहाँ मौसमी वर्षा बिल्कुल नहीं होगी। मौसमी वर्षा के लिए वाटर वेपर का होना बहुत आवश्यक है, और यहाँ वाटर वेपर उपस्थित नहीं है क्योंकि टेम्परेचर लो है। तो शीत ऋतु में जो उत्तर भारत में वर्षा होती है किस कारण होती है ये अब हम देखेंगे। ये होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। दोस्तों भूमध्य सागर मैंने बताया जो पवनें होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। यहाँ पर मैंने प्रेशर के आगे 5+ बनाए, और यहाँ पर थोड़े कम और इससे कम। तो यहाँ पर प्रेशर सबसे ज़्यादा है, उससे कम यहाँ और इससे कम यहाँ। तो भूमध्य सागर जो कि उत्तर पश्चिम की ओर स्थित है भारत से, वहाँ से पवनें किस ओर आती है, हमारे उत्तर भारत की ओर आती है। और उत्तर भारत का प्रेशर दक्षिण भारत से अधिक होने के कारण जो पवनें हैं उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर यहाँ से चलती है भारत में। तो दोस्तों ये जो पवनें आई थी भूमध्य सागर से, इसमें जलवाष्प थी, और यही जलवाष्प के कारण यहाँ पर ये जो उत्तर भारत यहाँ वाले क्षेत्र है उत्तर भारत
के जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान वाले क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत ऋतु में वर्षा होती है। दोस्तों बात करते हैं बंगाल की खाड़ी का मानसून उठने पर मुड़ कैसे जाता है। दोस्तों ये वर्षा ऋतु की बात होगी, तो हम जब वर्षा ऋतु पढ़ेंगे तो इसे डिस्कस कर लेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं ग्रीष्म ऋतु की। सबसे पहले हमने देख लिया शीत ऋतु। शीत ऋतु में दोस्तों जो देश में वर्षा हो रही है उत्तर भारत में, ये किसके कारण हो रही है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ये क्वेश्चन बनता है। और ये कहाँ पर वर्षा कराते हैं? तो ये देख लीजिए, इतने राज्यों में वर्षा होती है इसके कारण। अब बात करें ग्रीष्म ऋतु की, तो ग्रीष्म ऋतु में शुष्क और गर्म पवनें बहती है। और ये जो शुष्क और गर्म पवनें हैं दोस्तों, उत्तर भारत और दक्षिण भारत, दोनों भारत में ये अलग अलग नामों से जानी जाती है। दक्षिण भारत साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत में ये वाले क्षेत्र में ये पवनें अलग नाम से जानी जाती है और उत्तर भारत में अलग नाम से। उत्तर भारत में इसे लू कहा जाता है दोस्तों। इस शुष्क और धूल भरी पवनें होती है। यही जो लू है, जब आर्द्रता मिल जाती है इसमें, आर्द्रता अर्थात ह्यूमिडिटी, अर्थात वायु में उपस्थित नमी की मात्रा, जब नमी की मात्रा मिल जाती है इस लू में, तो ये तूफानी वर्षा कराती है। और ये जो तूफानी वर्षा है दोस्तों, इसे काल वैसाखी भी कहा जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल में वर्षा कराती है। और पश्चिम बंगाल में इसे ही क्या कहते हैं? काल वैसाखी कहते हैं। वहीं बात की जाए नार्वेस्टर की, तो मैंने बताया कि ये दक्षिण भारत में चलती है और साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत में भी चलती है। ग्रीष्म ऋतु में इसके द्वारा होने वाली वर्षा प्री मानसून रेनफॉल या अग्र मानसूनी वर्षा कहलाती है। दोस्तों ये कहाँ से उठती है? तो ये उठती है छोटा नागपुर के पठार से। दोस्तों ये जो वर्षा है कौन सी? नार्वेस्टर। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है चाय कॉफ़ी की फसलों के लिए। अब असम में चाय उत्पादन होता है, इसलिए इसे चाय वर्षा कहते हैं असम में। कर्नाटक में कॉफ़ी उत्पादन के लिए जाना जाता है, इसलिए कर्नाटक में इस प्रकार की जो वर्षा होती है इसे कॉफ़ी वर्षा कहते हैं। और वहीं बात की जाए महाराष्ट्र में, तो इसे आम्र वर्षा कहा जाता है। प्री मानसून वर्षा सबसे पहले कहाँ पर होती है? ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये होती है अंडमान निकोबार में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात हो रही है वर्षा ऋतु की। तो वर्षा ऋतु दोस्तों दो प्रकार की शाखाओं से भारत में वर्षा होती है। एक अरब सागर से उठती हुई एक शाखा हो गई, और एक हो गई बे ऑफ बंगाल की शाखा। इन दोनों शाखाओं के कारण ही भारत में वर्षा होती है। सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था वर्षा ऋतु जब पढ़ेंगे तो हम ये डिस्कस करने वाले थे। क्या डिस्कस करने वाले थे? कि बंगाल की खाड़ी का मानसून उठने पर मोड़ कैसे जाता है। ये बंगाल की खाड़ी का मानसून है, ये उठा और ये म्यांमार की ओर जा रहा है। यहाँ पर एक पर्वत है अराकोनयामा पर्वत। दोस्तों ये अराकोनयामा पर्वत से टकराने के बाद ये भारत की ओर मुड़ जाता है, और यही कारण है इस बंगाल की खाड़ी के उठते हुए मानसून के मुड़ने का। दोस्तों हमारे देश में जो कुल वर्षा हो रही है, कुल कितनी वर्षा होगी? 100%। 100% में से 75% वर्षा जो होती है ये वर्षा ऋतु में ही होती है, और बाकी की जो बची है वो अन्य ऋतुओं में होती है, 25% अन्य ऋतुओं में। अब दोस्तों ये जो 75% वर्षा हो रही कौन सी ऋतु में? वर्षा ऋतु में। इस 75% का भी 65 जो है अरब सागर की शाखा कराती है, और इसी 75 का 35% बंगाल की खाड़ी की शाखा कराती है। अरब सागर की 3 शाखा है, इसमें से एक शाखा केरल में वर्षा कराती है, दूसरी शाखा इसकी मध्य भारत में वर्षा कराती है, और तीसरी शाखा जो है अरब सागर की ये वर्षा कराती है गुजरात से होते हुए राजस्थान के बाद पंजाब तक के जाती है। पंजाब से आगे नहीं बढ़ती दोस्तों, क्योंकि पंजाब से आगे ये काफ़ी लंबी डिस्टेंस कवर कर चुकी होती है। अभी दोस्तों अरब सागर की 3 शाखाएं देख ली हमने, केरल, मध्य भारत में और गुजरात में। इसके बाद बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल की 2 शाखाएं, एक पहली शाखा है ये जा रही है दोस्तों मेघालय में, और मेघालय में उपस्थित गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ी में प्रवेश करने के बाद ये यहीं पर चक्कर लगाती है, ये बाहर नहीं जाने देती। इन पहाड़ियों की संरचना कुछ इस प्रकार है कि ये इस शाखा को बाहर नहीं जाने देती। यहीं पर घूमने के कारण यहीं पर बादलों का निर्माण होगा और यहीं वर्षा कराएंगी। और दोस्तों इसी वर्षा के कारण यहाँ विश्व की सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिनराम स्थित है दोस्तों। और साथ ही साथ जो बे ऑफ बंगाल की दूसरी शाखा है ये शाखाएं कहाँ से प्रवेश करती है भारत में? ये वेस्ट बंगाल से प्रवेश करती है। सबसे पहले ये वेस्ट बंगाल में वर्षा करा देंगी। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो बिहार में वर्षा कराती है, बिहार के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, इस प्रकार से ये
भारत के इन क्षेत्रों में बे ऑफ बंगाल की शाखा वर्षा कराती है। तो दोस्तों देख लिया हमने अरब सागर की शाखा केरल में, मध्य भारत में और गुजरात और पंजाब में वर्षा कराती है। वहीं बात की जाए बंगाल की खाड़ी की शाखा तो ये मेघालय और साथ ही साथ वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा वगैरह में वर्षा कराती है। दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है, पूर्वी घाट उठते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त नहीं करता है, क्यों? तो दोस्तों इसका बहुत ही सटीक जवाब मिलेगा आपको। पूर्वी घाट उठते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त नहीं करता। पहले तो हम देखेंगे कि उठता हुआ मानसून की कौन कौन सी शाखा है। दो शाखा है, एक अरब सागर की, एक बंगाल की खाड़ी की। जो अरब सागर की शाखा है इससे वर्षा नहीं हो रही है पूर्वी घाट में। ऐसा कैसे हो रहा है पहले ये देख लेते हैं। ये पश्चिमी घाट पर वर्षा कराता है, जैसा कि हमने देखा केरल में वर्षा हुई थी, ये अरब सागर के मानसून से ही हुई थी। अभी ये अरब सागर है, अरब सागर से आने वाली ये जलवाष्प युक्त पवनें जब पश्चिमी घाट से टकराती है तो ऊपर की ओर उठती है, ऊपर की ओर उठेंगी। ऊपर की ओर उठने के कारण यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। टेम्परेचर लो होने के कारण इनमें संघनन होगा और संघनन के कारण ही इसके बाद इसमें वर्षा होगी। दोस्तों इसके बाद कुछ पवनें आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के बाद ये नीचे की ओर जाती है। नीचे की ओर जाने के कारण यहाँ टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होने के कारण यहाँ टेम्परेचर बढ़ने लगता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो जलवाष्प का संघनन होगा क्या? नहीं होगा। और संघनन नहीं होगा तो वर्षा होगी क्या? नहीं होगी। तो दोस्तों टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने के कारण जलवाष्प का संघनन नहीं हुआ, वर्षा नहीं हुआ। तो ये वाला जो क्षेत्र है वृष्टि छाया क्षेत्र में, और जो हमारा पूर्वी घाट है ये वृष्टि छाया क्षेत्र में आने के कारण पूर्वी घाट पर अरब सागर का मानसून वर्षा नहीं करा पाता। वहीं बात की जाए बंगाल की खाड़ी के मानसून की, तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी भी बंगाल की खाड़ी का मानसून भी पूर्वी घाट पर वर्षा नहीं कराता। क्यों? क्योंकि दोस्तों मान लीजिए पूर्वी घाट है, बंगाल की खाड़ी का मानसून जो होता है इसके समांतर निकल जाता है, पूर्वी घाट के समांतर निकल जाता है और इससे टकराएगा नहीं, तब तक वर्षा नहीं होगी। तो यह भी पूर्वी घाट पर वर्षा नहीं करता क्योंकि यह पूर्वी घाट के समांतर निकल जाता है। दोस्तों पूर्वी घाट पर फिर वर्षा कैसे होती है? तो वर्षा होने का कारण है लौटता हुआ मानसून। लौटता हुआ मानसून क्या है आगे देखेंगे हम। लौटता हुआ मानसून पश्चिमी घाट पर न के बराबर वर्षा कराता है। दोस्तों ये उठता हुआ मानसून पूर्वी पश्चिमी घाट पर वर्षा कराता है, पूर्वी पर नहीं कराता। वहीं बात की जाए लौटते हुए मानसून की, तो ये पश्चिमी घाट पर वर्षा नहीं कराता और पूर्वी घाट पर कराता है। एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, जो उठता हुआ मानसून है पश्चिमी घाट पर वर्षा कराता है, पूर्वी घाट पर नहीं कराता है। वहीं बात की जाए जो लौटता हुआ मानसून है ये पूर्वी घाट पर वर्षा कराता है, पश्चिमी घाट पर न के बराबर वर्षा कराता है। दोस्तों लौटता हुआ मानसून क्या है? इसे उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये उत्तर पूर्वी दिशा से लौटता है। और उत्तर पूर्वी मानसून कह दिया, यह मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करता है और पूर्वी घाट पर वर्षा कराता है। कैसे कराता है दोस्तों देख लीजिए। मान लीजिए हमारा दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में ये हमारा पूर्वी घाट है, ये बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल से इसने जलवाष्प ली और जलवाष्प लेकर ये टकराया पूर्वी घाट से, और पूर्वी घाट से टकराने के बाद इसने वर्षा करा दी कहाँ पर? इंडिया में। इंडिया में किस में? पूर्वी घाट में। दोस्तों तो लौटते हुए मानसून के द्वारा ही हमारे जो पूर्वी घाट है उस पर वर्षा होती। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि पूर्वी घाट में सबसे पहले यहाँ पर बता दूँ उड़ीसा हो गया, या आंध्रा हो गया, और ये हो गया तमिलनाडु। तो दोस्तों उड़ीसा, ये जो लौटता हुआ मानसून है सबसे पहले कहाँ पर वर्षा कराता है? उड़ीसा में। ये कब कराता है? अक्टूबर में। इसके बाद बात करते हैं, ये पहुँचता है आंध्रा में, आंध्रा में पहुँचता है ये नवंबर में, और इसके बाद आता है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में ये पहुँचता है दिसंबर में। तो दोस्तों इस प्रकार जो तमिलनाडु राज्य है यहाँ पर सबसे अंत में वर्षा होती है। केरल एक ऐसा राज्य है दोस्तों जो उठते हुए और लौटते हुए, केरल की स्थिति कुछ यहाँ पर है, और केरल उठते हुए और लौटते हुए दोनों मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। भारत में औसत वर्षा जो होती है 180 से 200 सेंटीमीटर होती है। सबसे ज़्यादा वाला क्षेत्र या सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? तो मासिनराम मेघालय में होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है देश में? तो ये होती है लेह लद्दाख में। दोस्तों अब बात करते हैं जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम की दिशा जो होती है सामान्य पवनों की विपरीत होती है। दोस्तों मान लीजिए ये हमारा थार का मरुस्थल है, और साथ ही साथ ये है हमारा हिंद महासागर। तो दोस्तों हिंद महासागर हो गया, ये हो गया थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल पे प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा होने के कारण, और हिंद महासागर में प्रेशर कम है। अब हिंद महासागर पर प्रेशर कम होने के कारण थार के टेम्परेचर क्या है? यहाँ पर टेम्परेचर उच्च है, उच्च होने के कारण पवनें ऊपर की ओर उठी, सॉरी प्रेशर उच्च है दोस्तों। हाई प्रेशर होने के कारण ये जो
पवने हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बढ़ती है। दोस्तों ये देखिए, ये थार का मरुस्थल है। यहाँ का टेम्परेचर उच्च है, वायु ऊपर उठेगी। टेम्परेचर उच्च होने के कारण यहाँ पर प्रेशर उच्च है। प्रेशर उच्च होने के कारण ये जेट स्ट्रीम जो है, जेट स्ट्रीम जेट स्ट्रीम क्या होती है सबसे पहले बता दूं, 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलने वाली तेज पवनें जेट स्ट्रीम होती। दोस्तों ये ऊपर उठी और लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने लगी। लो प्रेशर अर्थात हिंद महासागर की ओर चलने लगी। अब ये लो प्रेशर की ओर गई और हिंद महासागर पर जाके ये नीचे की ओर बैठी। अब नीचे की ओर बैठी तो हिंद महासागर से इसने ले ली जलवाष्प। जलवाष्प लेकर ये मानसूनी पवनों का रूप धारण कर ली। और ये मानसूनी पवनें, यही मानसूनी पवनें जो है दोस्तों हमारे देश में वर्षा कराएगी। तो इस प्रकार से ये जो सर्कल बना है ये लगातार चलते रहता है और हमारे देश में मानसून आता है और वर्षा होती है। जेठ धारा मानसून को मजबूत बनाती है। जेठ धारा मानसून को मजबूत बनाएगी। जितनी जेठ धारा जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही स्ट्रांग हमारा मानसून होगा। दोस्तों थार मरुस्थल जो है यहाँ का टेम्परेचर उच्च होता है, जेट स्ट्रीम की धारा उच्च होती है, वर्षा ज़्यादा होगी। यदि यहाँ का टेम्परेचर कम होगा थार मरुस्थल का तो जेट स्ट्रीम क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। और जेट स्ट्रीम लो होने के कारण वर्षा हमारे देश में नहीं होगी। तो थार मरुस्थल अर्थात राजस्थान में जितनी ज़्यादा गर्मी होगी हमारे देश में उतनी ज़्यादा वर्षा होने के चांस है। वहीं बात की जाए भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों की, तो इसमें अल नीनो की बात करते हैं। अल नीनो क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं ये पेरू की ठंडी जलधारा। पेरू की ठंडी जलधारा रहेगी तो हमारे देश में बराबर जो मानसून चल रहा है वैसा ही रहेगा। अर्थात पेरू की जब ठंडी जलधारा रहेगी तो ये पेरू और चिली वाले क्षेत्र में क्या होगा, सूखा पड़ेगा और हमारे देश में वर्षा होगी। वर्षा होगी यहाँ पर। वहीं बात की जाए जब दोस्तों ये पेरू की जलधारा रिप्लेस हो जाएगी अल नीनो से, अल नीनो अर्थात गर्म पवनों से, तो ये गर्म पवनें जब इसे रिप्लेस कर देती है तो इस क्षेत्र में तो वर्षा बहुत उच्च हो जाती है और हमारे देश में पड़ता है सूखा। तो याद रखिए अल नीनो की कंडीशन में हमारे देश में क्या पड़ता है, सूखा। इसे एक और बार देख लीजिए, ये गर्म जलधारा होती है, पेरू की जलधारा को हटा देती है। नॉर्मल कंडीशन में पेरू की जलधारा ठंडी होती है, चिली में सूखा पड़ता है, भारत में मानसून मजबूत होता है, भारत में वर्षा होती है। वही बात की जाए अल नीनो की कंडीशन, तो ये गर्म धारा होती है, चिली और पेरू में वर्षा होगी, भारत में मानसून कमजोर होगा, वर्षा कम। 1987 में आया सूखा जो है इसी का एग्जाम्पल है। दोस्तों इस प्रकार से आज हमने भारत में किस प्रकार से वर्षा होती है, किन किन ऋतुओं में कितने प्रतिशत मात्रा में वर्षा होती है, इस विषय में चर्चा करी। दोस्तों इसी श्रृंखला में अगले लेक्चर में हम भारत की प्रमुख मिट्टियों के विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों ये लेक्चर कैसा लगा आपको कमेंट में बताइए, साथ ही इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।